प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों के साथ में समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा नामक पुस्तक से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नामक विषय वस्तु के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो विश्व का एकीकरण। यह विश्व का एकीकरण विभिन्न मानदंडों पे अलग अलग हो सकता है, जैसे सांस्कृतिक स्तर पर वैश्वीकरण, दूसरा सामाजिक स्तर पर वैश्वीकरण, आर्थिक स्तर पर वैश्वीकरण, राजनीतिक स्तर पर वैश्वीकरण। जहां विश्व के सारे हित, जहां सारी स्थितियां मार्केट वाइज, उत्पादन वाइज, प्रोडक्शन वाइज एक जगह पर आ जाए तो वो प्रक्रिया वैश्वीकरण के तहत ही आती है। अगर हम परिभाषित शैली के रूप में देखें, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। मतलब विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और राजनीतिक संबंध जो है, हमें विश्व के पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने की स्थिति की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। प्यारे मित्रों, वैसे तो वैश्वीकरण हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें अगर हम यूँ देखें, वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 3 कारक हैं जिनके कारण वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बल मिला है या वैश्वीकरण निरंतर प्रक्रिया में एक निर्बाध गति से आगे बढ़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति। जैसे जैसे भारत में नहीं अपितु विश्व में इन पीछे 20वीं शताब्दी के 20 से 30 सालों में जो प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने प्रोग्रेस की है, वो वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण विश्व की जो दूरियां थी, लोगों की जो स्थितियां थी, इसने लोगों की जो जीवन शैली थी उसको बहुत आसान बनाया और विश्व के विभिन्न प्रकार के जो जितने भी मार्केट में विषय वस्तु, प्रोडक्शन, वस्तुएं, गुड्स, सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जो बंदा अमेरिका में प्रोडक्शन कर रहा है, जो एमएनसी, वो भारत में भी अपना मार्केट तलाश करके उन वस्तुओं को बेच सकती है। और जो मैगजीन अमेरिका में डिजाइन होगी, वो यहाँ प्रौद्योगिकी के कारण वो डिजाइन, वो पब्लिकेशन सस्ता होने के कारण भारत में छप करके स्थिति में आ सकती है। तो जब हम वैश्विक मंच पर एक साथ नजर आने लगे हैं तो एक बहुत बड़ा कारक है प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति निर्बाध गति से हो रही है। दूसरा, अगर हम देखें, व्यापार और जो निवेश की नीतियां हैं उनमें भी उदारीकरण आया है। अगर हम देखें कि लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट और व्यापार की, ट्रेड की जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उनमें भी संसार के वैश्विक घटक देशों ने, जैसे अगर हम देखें WTO, विश्व व्यापार संगठन, ये भी एक बहुत बड़ी नियामक संस्था है। वैश्विक स्थिति पर व्यापार से संबंधित नियम, कायदे और कानून बनाने वाली, जिसके 160 सदस्य हैं। तो आज वर्तमान में 160 सदस्यों के व्यापार संबंधी नीतियों के लिए नियम बनाने का कार्य जो है WTO देखता है। तो विभिन्न देशों ने अपने यहाँ विदेशियों के लिए व्यापार खोलने के लिए, पैसे के आगमन के लिए, अपनी स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए, अपने व्यापार को गति देने के लिए इस स्थिति को व्यापक बनाया और व्यापार और निवेश, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी थी उनको लिबरलाइज कर दिया, उदारीकृत कर दिया, उनके नियम थोड़े सरल कर दिए। तीसरा फैक्टर्स जो एक बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है वो देखते हैं हम, विश्व व्यापार संगठन का दबाव, प्रेशर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी नियामक संस्था है जो विभिन्न देशों के व्यापार से संबंधित तथ्यों को, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को एक छत के नीचे वैश्विक स्तर पर नियम और पॉलिसीज और नीतियां बनाने का काम करती है। तो उसका दबाव भी हमें वैश्विक स्तर पर एक होने के लिए आगे लेकर के आया। अब मित्रों, हम देखते हैं इस वैश्वीकरण से पहले हम किस प्रकार से व्यापार करते थे। अगर हम यूं देखें
जब 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हम थे तो अंतर्देशीय उत्पादन करते थे, इंटर कंट्रीज प्रोडक्शन हम करते थे। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन जो था, प्रोडक्शन जो था, मुख्यतः देशों की सीमाओं तक ही सीमित था। मतलब अपने देश में बनाया और उसको वहीं पे उपयोग कर लिया। देशों की सीमाओं को बांधने वाली कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, तैयार उत्पाद ही देशों की सीमाओं को आपस में जोड़ते थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ जो है वो निर्यात होते थे। कॉलोनियल पीरियड में भी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब, और उससे पहले भी, और उसके स्थिति के बाद में जो है हमने ग्लोबलाइजेशन की तरफ रुख किया। अब हम इसकी स्थिति में देखते हैं कि क्या क्या स्थितियां रही जिनके कारण ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को एक बहुत बड़ी स्थिति में निर्बाध गति से आगे प्रकाश में आना पड़ा, या वैश्वीकरण के तहत हमें सभी को सम्मिलित होना पड़ा। तो सबसे पहला है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार जो है, क्योंकि जितनी भी एमएनसीज होती हैं मित्रों, ये महत्वाकांक्षी होती हैं और इनके द्वारा कहीं पे डिजाइन तैयार होता है किसी देश में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो वहां ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं। किसी देश को मार्केट की डिमांड के अनुरूप वहां उसको असेंबल करते हैं और किसी देश में जाकर के सप्लाई करते हैं और किसी देश में मार्केटिंग करते हैं। तो विपणन, बनाना, निर्माण, उत्पादन और संरचना, चारों स्थितियों में जाकर के अलग अलग टुकड़ों में बंट करके वो मशीन, वो कारखाना, वो कार, वो वस्तुएं, वो खिलौने हमारे सामने आ रही हैं। तो एमएनसी जो हैं वो भी अपने उत्पादन का विस्तार कर रही हैं। मित्रों, कई तो एमएनसी ऐसी हैं जिनकी कुछ विकासशील देशों से भी आर्थिक पूंजी बहुत ज्यादा है, जिनका बजट किसी एक देश के बजट से भी ज्यादा है। ये एक सोचनीय तथ्य है। मतलब इतनी अमीर हैं वो कंपनियां, जैसे जैक मा की Alibaba.com और बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है चाइना की, ये एंड्रॉइड कंपनीज मोबाइल वाली MI है, Xiaomi है, सैमसंग है उत्तरी कोरिया की, तो इस ये एमएनसीज के उदाहरण है। और भी बहुत सारी, फोर्ड है, ये एमएनसीज हो सकती हैं। अगला है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। ये भी वैश्वीकरण का एक मुख्य कारण रहा, जिसके कारण भी वैश्वीकरण को एक अच्छी प्रोग्रेस मिली। अगला हम देखते हैं विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण करना। जब एमएनसीज आई तो विदेश से संबंधित व्यापार और जितने भी बाजार थे उनमें एक रूपता हो गई कि मतलब बिग बाजार यहां भी चल रहा है, बिग बाजार दूसरी कंट्रीज में भी चल रहा है। रिलायंस फ्रेश विदेश की कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने मॉल्स, अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, अपनी बड़े बड़े आउटलेट्स चला करके विश्व स्तर पर अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। ये भी एक वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण में विदेश व्यापार एवं बाजार के एकीकरण की स्थिति में, जैसे चीन से आने वाले खिलौने, क्योंकि भारत में भी खिलौने बनते हैं और चाइना में भी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण चाइना के खिलौनों में लागत कम आती है और भारत में खिलौनों में लागत ज्यादा आती है। तो प्रतिस्पर्धी भी है ये। भारत के पूरी की पूरी खिलौनों की इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह किया और चाइना ने पूरे बाजार को एक रूपता में ला दिया, अपना ऑक्यूपाई कर लिया उसको, अपना एकाधिकार उस बाजार पर एमएनसीज की महत्वाकांक्षा के कारण हो गया। आगे हम देखते हैं अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश। ये भी एक बहुत बड़ा स्थिति है ग्लोबलाइजेशन का। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है, मतलब उस कंपनी का एक छत्र राज स्थापित हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला, वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति भी, मतलब टेक्नोलॉजी में एक तरह का जो शीघ्र बिल्कुल एडवांसमेंट हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है वैश्वीकरण का। मतलब उस वैश्वीकरण ने हम एक छत के नीचे विश्व नागरिकता के तहत, विश्व व्यापार के तहत, विश्व निवेश के तहत ला करके खड़ा कर दिया है। अगला हम देखते हैं वैश्वीकरण की स्थिति में वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो जलिया पोर्ट से, बंदरगाहों से, जहाज में, वायुयानों में जो पूरा का पूरा हमारा उत्पादन है वो सुरक्षित होकर के कंटेनरों के माध्यम से पहुंच रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास है, यानी कि हम किसी भी प्रकार की स्थितियों में
वैश्विक स्तर पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अगला है, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण जो हुआ है उसके कारण भी ये विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश बढ़ रहा है। अगला है, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का उदाहरण। ये एक सबसे बड़ी स्थिति है। कोई भी देश, क्योंकि वैश्वीकरण के जितने हमें फायदे हैं उतने मित्रों नुकसान भी हैं, तो उस पे अगर, जैसे मैंने चाइना का उदाहरण दिया था, अगर उन खिलौनों पे ज्यादा कर लगाया जाता है तो चाइना से आने वाला खिलौना महंगा होगा और भारत का खिलौना व्यापार फिर दोबारा से फले फूलेगा। अगला हम देखते हैं, जब 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों में भारत में जब उदय हो रहा था, तो उस स्थिति में उद्योगों का उदय भारत में 1950 और 1960 के दशक में हुआ था। 1991 में भारत सरकार ने आजादी के बाद जो विदेशी निवेश था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उसको अनुमति दी। अभी भारत में तात्कालिक स्थितियों में एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 50% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसके लैंड, भूमि, भवन और मुद्रा और संबंधित स्थितियों में कारखाना लगाने के लिए बहुत ज्यादा रियायतें मुहैया कराई गई हैं भारत सरकार के द्वारा। अगला हम देखते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उदारीकरण होने के कारण भी भारत में जो है वैश्वीकरण की स्थिति को आगे बढ़ावा मिला। विश्व व्यापार संगठन जो है एक ऐसी नियामक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का जिसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय है, वो वर्तमान स्थिति में 164 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। उनके लिए विश्व व्यापार संगठन जो है संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और संबंधित नीतियां बनाता है। व्यापार व्यवहारों पर जो विवाद होता है उनको भी विश्व व्यापार संगठन सुलझाता है। ये भी उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी दोहरी नीतियां होने के कारण व्यापारिक जो मसौदे हैं, व्यापारिक जो सौदे हैं, उनमें पक्षपात का शिकार होना पड़ता है कुछ देशों को। अब हम देखते हैं भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम जो थे वो, उनमें छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो और नष्ट करो की नीति में आगे भारत में आर्थिक स्थिति के रूप में, जहां एक तरफ हमने जाना कि आर्थिक स्थिति को भारत में बल मिला, बहुत सारे विदेशी निवेश के तहत हमें बहुत सारी मुद्राएं मिली, हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ, रोजगार आए, सूचना तकनीकियां हमें मिली, उनकी हमें तकनीकियां मिली, हमें प्रोडक्शन में और हमें एम्प्लॉयमेंट में, सब चीजों में फायदा मिला। लेकिन एक तरफ हमारी जो स्थानीय लघु उद्योग थे, जो शिल्पकार थे, जो हमारे भारतीय लघु उद्योग धंधे थे, हमारा स्वयं शिल्प था, वो बर्बाद हुआ। दूसरी चीज, छोटे जितने भी रिटेलर्स थे, बड़े बिग मॉल्स आने के कारण, शॉपिंग स्थितियां आने के कारण, बड़े बड़े रिटेलर आउटलेट आने के कारण, खुदरा व्यापारी, छोटे दुकानदार, रेहड़ी ठेला वाले, उनमें यह स्थिति हुई, छोटे उद्योग धंधों में ये स्थिति हुई, या तो प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। दूसरा हुआ प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित बेरोजगार की स्थितियां पैदा हुई, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला, क्योंकि जो छोटे छोटे बेचारे बेरोजगार थे, अनस्किल्ड मैन पावर जो उसमें यूज हो रहा था, कोई ठेला वाला था, कोई छोटी खुदरे दुकानें चला रहा था, वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए। अगला, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष होना एक आम बात हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो एमएनसीयां होती है, महत्वाकांक्षी स्तर की एक चरम सीमा को लांघने के बावजूद ये असीम हो गई, ये बेलगाम हो गई। इनके कारण भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी मंदियों का, बहुत सारी अव्यवस्थाओं का, बहुत सारे उद्योग धंधों का, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं का और प्रतियोगिताओं का, प्रतिस्पर्धी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि एक स्थिति के जितने हमें लाभ हैं उतने हमें उस चीज से विसंगतियां भी प्राप्त होती है। मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण की स्थिति में, जहां हमें एक स्थिति में चरम सीमा से विकासशील से विकसित होने की स्थिति में हमें खड़ा किया, वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बनी, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जापानी जोन स्थापित हुए,
जॉइंट वेंचर में एमएनसीज आई और हमारे यहाँ कोरियाई जोन बने, हमारे यहाँ चाइना ने अपनी कंपनियां, अपनी तकनीकियां हमें सौंपी, पर उन स्थितियों ने हमारे यहाँ तकनीकियां बढ़ाई, रोजगार बढ़ाए, अर्थव्यवस्था को भी आगे एक असीम मुकाम की ओर ले जाने के लिए हमें विकसित राष्ट्र का सपना दिखाया। लेकिन सत्य तो यह भी है कि इसके कारण हमें अनिश्चित दीर्घकालीन बेरोजगारी, हमारे छोटे उद्योग धंधों की बर्बादी और अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कहीं ना कहीं एक हानिकारक तथ्यों को भी हमने उपजाया है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इन लघु उद्योग धंधों पर भी मित्रों टिकी हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की स्थिति ने विभिन्न प्रकार के चारों बेसिस पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चारों तथ्यों पर हमें एक नई ऊंचाई और उड़ान दी है। पर एक तथ्य के हमें बहुत सारे फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो ये था वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन्यवाद।